नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। दिल्ली में आज मंगलवार की सुबह भी रोजी की तरह शुरू हो रही थी। कोहरे की चादर को चीरता सूरज ठंड कम करने की कोशिश कर रहा था और जनकपुरी के C4 पार्क में लेटे मिस्टर गुप्ता अपना पेट कम करने की। एक इसी समय जब चटाई पर लेटे गुप्ता जी पूरे जी जान से मयूरासन करने का प्रयास कर रहे थे, इस पार्क के बाहर मेन रोड पर एक काले रंग की SUV आकर रुकती है। इसमें से दो पुलिस वाले अपनी वर्दी पहनते हुए बाहर निकलते हैं, अंदर बैठे लोगों से कुछ कहते हैं और फिर ये गाड़ी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये दोनों पुलिस वाले सड़क क्रॉस करते हैं और दूसरी तरफ से आ रहे एक ऑटो में बैठ बहुत ही हड़बड़ी में यहाँ से निकल जाते हैं। लगभग 25 मिनट बाद ये ऑटो तिहाड़ की जेल नंबर 1 के बाहर जाकर रुकता है। वो पुलिस वाले नीचे उतरते हैं और उनमें से एक अपना नाम कांस्टेबल अरविंद कुमार बताते हुए गेट पर मौजूद अधिकारियों के हाथ में कुछ कागज थमा देता है। इन कागजों के अनुसार इस जेल में बंद एक कैदी को रुड़की ले जाया जाना था, जहां आज उसकी एक कोर्ट में पेशी होनी थी। कागजों की जांच करने के बाद तिहाड़ जेल का प्रशासन उस कैदी को दिल्ली पुलिस के इन ऑफिसर्स के हवाले कर देता है। इसके बाद जैसे ही ये दोनों अपने इस कैदी को ले वापस ऑटो में बैठने लगते हैं, पीछे से एक जोर की आवाज आती है, अरे एक सेकंड रुको जरा। ये सुनते ही ना जाने क्यों लेकिन इन दोनों पुलिस वालों के हाथ खुद ब खुद अपनी पिस्तौल पर चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये अपनी पिस्तौल निकाल पाते, तिहाड़ जेल का एक अधिकारी इनके पास आकर कहता है, अरे दीवान जी, कैदी को खाना क्या अपनी जेब से खिलाओगे? इसका भत्ता तो लेते जाओ। ये कहते हुए वो अधिकारी पूरे 40 रुपए कांस्टेबल अरविंद के हाथ में थमा देता है। अरविंद भी इन पैसों को बड़े आराम से अपनी जेब में डालता है और फिर अपने साथी और उस कैदी के साथ ऑटो में बैठ दिल्ली की सड़कों में कहीं गुम हो जाता है। अगले दिन सुबह के ठीक 6 बजे अचानक ही तिहाड़ जेल का सायरन चीख चीख कर बजने लगता है और फिर कुछ मिनट बाद चारों तरफ एक हंगामा सा पसर जाता है। जेल के गार्ड्स और वार्डन्स कैदियों के ऊपर डंडे बरसाते हुए उन्हें बैरक्स के अंदर डालने में लग जाते हैं और गुस्से से उबल रहे जेल के सुपरिंटेंडेंट साहब अपने अधिकारियों को गंदी गंदी गालियां देने में जी भर के गालियां देने के बाद ASP चीमा अभी अपने ऑफिस में आकर बैठ ही रहे होते हैं कि तभी एक वार्डन भागा भागा उनके कमरे में दाखिल होता है। सर, वो क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल वाले आपसे मिलने आए हैं, उन्हें बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। अपने वार्डन से कहने के बाद ASP चीमा नम हो रही अपनी आंखों को रुमाल से पोंछते हैं और मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारने के बाद क्राइम ब्रांच से मिलने के लिए बाहर की तरफ चलने लगते हैं, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर अपनी कुर्सी को निहारने लगते हैं। वो अच्छे से जानते थे कि कुछ ही घंटों के भीतर उनकी ये कुर्सी उनसे छीन ली जाएगी। तिहाड़ के ASP चीमा को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि एक दिन पहले उनकी जेल से रुड़की के लिए निकला वो कैदी कभी रुड़की पहुंचा ही नहीं था। और उसे अपने साथ ले जाने वाले दिल्ली पुलिस के उन दोनों कांस्टेबल्स का दिल्ली पुलिस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मतलब ये कि दिन दहाड़े एक आदमी इस देश की सबसे सुरक्षित जेल से फरार हो चुका था। एक आदमी जो कोई मामूली कैदी नहीं बल्कि इस देश की एक सिटिंग MP का तथाकथित हत्यारा था। आदमी जो कभी अपनी मर्जी से पुलिस की गिरफ्त में आया था और आज अपनी मर्जी से ही 2500 गार्ड्स की नाक के ठीक नीचे से गायब हो गया था।
नमस्कार, जय मां भारती। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में रहने वाले एक बहुत ही गरीब मल्ला परिवार के यहाँ 10 अगस्त 1963 के दिन एक बच्ची का जन्म होता है जिसे नाम दिया जाता है फूलन। लेकिन खिलौनों से खेलने की आयु में फूलन के हाथ पीले कर दिए जाते हैं, जिसके बाद उसे अपने पति और ससुराल वालों से ताड़ना के अलावा और कुछ नहीं मिलता। बचपन से ही फूलन अपना जीवन अपनी खुद की शर्तों पर जीना चाहती थी और वो जिस पुरुष प्रधान समाज में रह रही थी उस समाज को ये कदापि स्वीकार नहीं था। इसी वजह से फूलन और विवादों का आए दिन आमना सामना होता रहता था और जब इन्हीं विवादों के चलते उसके खुद के माता पिता भी उससे कन्नी काट लेते हैं तो फूलन बंदूक उठा डाकुओं के गैंग में भर्ती हो जाती है और प्रतिज्ञा करती है कि वो हर उस पुरुष से बदला लेगी जिसने जीवन में उसके साथ गलत किया है, उसको सताया है। लेकिन क्रोध की आग में जल रहा एक इंसान जब बंदूक उठा प्रतिशोध के रास्ते पर निकलता है तो उसे ये याद नहीं रहता कि दैत्यों का संहार करते करते वो खुद भी एक दैत्य बन जाएगा और फिर उसका संहार करने के लिए कहीं कोई और बंदूक उठा रहा होगा। प्रतिशोध के साथ यही प्रॉब्लम होती है, ये एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि सर्कल में काम करता है। जब हम गुस्से की बंदूक से बदले की गोली चलाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि एक ना एक दिन यही गोली सारा जग घूमकर हमारे सामने वापस जरूर आएगी। दिन था 14 फरवरी 1981 और अपने हाथों में राइफल लिए फूलन यमुना किनारे बसे बहमई गांव के बाहर खड़ी हुई थी। अपनी राइफल में कारतूस भर रही 18 साल की इस दस्यु सुंदरी के दिमाग में इस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही थी, बदला बदला। फूलन के पीछे खड़े उसके 20 गैंग मेंबर्स उससे बस एक इशारा मिलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो तो अभी भयानक यादों के पत्थर से अपने गुस्से की धार को थोड़ा और तेज करना चाहती थी। या फिर यूं कहें कि यमुना किनारे खड़ी फूलन इस गांव में कदम रखने के लिए हिम्मत जुटा रही थी। ये श्री राम और लला राम का गांव जो था। दो राजपूत डकैत भाई जिन्होंने कुछ महीने पहले फूलन के प्रेमी विक्रम मल्ला की हत्या कर दी थी और फिर पूरे 3 हफ्तों तक उसे इसी गांव के एक कमरे में बंदी बनाकर रखा था और इन 3 हफ्तों के दौरान उसके साथ हर रोज सुबह शाम अत्यंत निर्मम तरीके से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। नरक में बिताए उन 3 हफ्तों को याद करने के बाद जब फूलन का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका होता है तब वो अपनी जेब से एक लाल रंग का रुमाल निकालती है। इस रुमाल को अपने माथे पर बांधती है और फिर जोर से जय मां भवानी चिल्लाते हुए अपने गैंग के साथ इस गांव के ऊपर टूट पड़ती है। आज के इस अनहोने दिन बहमई गांव में एक शादी हो रही थी और फूलन को जानकारी मिली थी कि श्री राम और लला राम भी इस शादी में जरूर आएंगे। इधर फूलन और उसका गैंग हवा में गोलियां बरसाते हुए इस गांव के अंदर प्रवेश करते हैं और उधर चारों तरफ त्राही त्राही मच जाती है। शादी वाले घर को चारों तरफ से घेरने के बाद फूलन श्री राम और लला राम का नाम पुकारते हुए दोनों से चुपचाप बाहर आने को कहती है, लेकिन वो दोनों बाहर नहीं आते। इसके बाद फूलन के आदमी गांव के एक एक घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन दोनों भाइयों का कोई नामो निशान नहीं मिलता। वो 2 लोग जिन्हें मार के फूलन के प्रतिशोध की आग शांत होने वाली थी, वो दोनों उसके आने से पहले ही यहाँ से निकल चुके थे। बहमई गांव में फूलन को अपने दोनों अपराधी तो नहीं मिलते, लेकिन इस गांव के पनघट को एक बार फिर से देख उसके अंदर उबल रहा प्रतिशोध का ज्वालामुखी फट जाता है। ये वही पनघट था जहां कुछ महीने पहले उससे नग्न अवस्था में बार बार पानी भरवाया गया था। फूलन के आदेश पर उसके डकैत साथी इस गांव में मौजूद सभी जवान आदमियों को एक लाइन में खड़ा कर देते हैं और फिर अपनी सरदार से इशारा मिलते ही उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। कुछ मिनट बाद जब गोलियां चलनी बंद हो चुकी होती हैं, जब राइफलों की नलियों से निकल रहा गर्म धुआं पूरी तरह छंट चुका होता है, तब तक बहमई गांव में मौजूद 30 में से 22 जवान आदमी इस दुनिया से सिधार चुके होते हैं। वो भी ऐसे 22 लोग जिन्हें ये तक नहीं पता था कि उन्हें आखिर मारा क्यों जा रहा है।
भैमई गांव में यमबन तांडव कर रही फूलन बदले की आग में इतनी ज्यादा अंधी हो चुकी थी कि एक महिला की गोदी से उसकी 5 साल की बच्ची को छीन नीचे जमीन पर पटक देती है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि यह महिला अभी अभी हुई अपने पति की निर्मम हत्या पर विलाप कर रही थी और इस महिला का ये रोना चिल्लाना फूलन के कानों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। इस महिला की ये बच्ची अपनी चोटों के चलते अपाहिज हो जाती है और कुछ साल बाद ईश्वर को प्यारी भी। भैमई गांव में हुआ यह नरसंहार आधुनिक भारत के इतिहास में डकैतों द्वारा किया गया सबसे नृशंस अपराध था। एक गांव में दिन दहाड़े 22 जवान लोगों के खून से होली खेली गई थी। प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि विदेशों तक में बैठे लोग भी बुरी तरह हिल गए थे। ये वो समय था जब केंद्र और राज्य दोनों में ही कांग्रेस की सरकार थी। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री। वीपी सिंह सरकार से विधानसभा में कोई उत्तर देते नहीं बन रहा था और इंदिरा सरकार से लोकसभा में। दोनों ही सरकारों के ऊपर जल्द से जल्द सख्त कार्यवाही करने का दबाव बढ़ता जा रहा था। वीपी सिंह को अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ गया था और कल तक बीहड़ों में गुमनामी का जीवन जीने वाली फूलन आज देश की सबसे खूंखार और मोस्ट वांटेड अपराधी बन चुकी थी। उन निहत्ते 22 ठाकुरों को मार फूलन पिछड़े वर्ग के लिए रातों रात एक मसीहा, एक भगवान बन जाती है। पिछड़ी जाति के लोग उसके नाम के मंदिर बना उसे पूजना शुरू कर देते हैं। इस समय तक फूलन को तो अपनी इस प्रसिद्धि का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया था कि अब उसको मारा नहीं जा सकता। केंद्र, यूपी और एमपी में बैठी कांग्रेस की सरकारें अच्छे से जानती थीं कि यदि फूलन का एनकाउंटर किया गया तो इन राज्यों का ही नहीं बल्कि देश भर का पिछड़ा वोट बैंक हमेशा हमेशा के लिए पार्टी से छिन जाएगा। इसी के चलते यूपी और एमपी पुलिस की एक जॉइंट एसटीएफ को साफ निर्देश दिए जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए फूलन देवी को जिंदा ही पकड़ना है। उससे भी अच्छा ये होगा कि उसको पकड़ा ही ना जाए बल्कि साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया जाए। सीधा पीएमओ से ऑर्डर मिलने के बाद एसटीएफ हाथ धोकर फूलन गैंग के पीछे पड़ जाती है। एक एक कर उसके विश्वसनीय और वफादार साथियों का एनकाउंटर किया जाने लगता है और जब इससे भी बात नहीं बनती तो यूपी पुलिस फूलन के माता पिता तक को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है। यूपी पुलिस की ये चाल काम कर जाती है। अपने माता पिता के जेल में होने की खबर सुन फूलन आखिरकार सरेंडर करने के लिए मान ही जाती है। लगभग 1 साल चले नेगोशिएशंस के बाद वो अपने सरेंडर की शर्तों और मांगों की एक लंबी सूची भिंड जिले के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी के हाथों में सौंप देती है। इनमें से एक शर्त जिसके ऊपर फूलन का सबसे ज्यादा जोर था वो ये कि उसका गैंग यूपी नहीं बल्कि एमपी में सरेंडर करेगा। उनको यूपी प्रशासन के हवाले नहीं किया जाएगा और न ही उनके ऊपर यूपी में कभी कोई केस चलाया जाएगा। भैमई गांव यूपी में जो पड़ता था। फूलन की सूची के अनुसार उसके ऊपर सभी केसेस एक साथ एक समय पर एमपी में चलाए जाने थे। गिरफ्तारी के समय उसे हथकड़ी नहीं पहनाई जा सकती थी। यदि वो दोषी पाई गई तो उसे मृत्यु की सजा नहीं दी जा सकती थी। ज्यादा से ज्यादा 8 साल ही जेल में रखा जा सकता था और वो भी एक A क्लास VIP जेल में। इसके अलावा फूलन मांग करती है कि उसके चचेरे भाई मायादीन द्वारा हड़पी गई उसके पिता की जमीन को तुरंत वापस दिलवाया जाए और उसके छोटे भाई को एक अच्छी सी आरामदायक सरकारी नौकरी भी दी जाए। पिछड़े वोट बैंक को खोने से डरी हुई राज्य और केंद्र सरकारें बिना किसी बदलाव या विरोध के फूलन की इन सभी शर्तों को स्वीकार कर लेती हैं। फूलन और उसके गैंग को लग रहा था कि अपनी सारी मांगे मनवाकर उन्होंने सरकार को झुका दिया है, लेकिन वो गलत सोच रहे थे। वो भूल गए थे कि इस बार उनका पाला पुलिस से नहीं बल्कि इस देश के नेताओं से पड़ रहा है। भैमई हत्याकांड के ठीक 2 साल बाद फरवरी 1983 की एक शाम खाकी वर्दी के ऊपर लाल रंग का शॉल ओढ़े फूलन अपने गैंग के साथ भीड़ के खादर से बाहर निकलती है
और उसकी एक झलक पाते ही वहां मौजूद 10,000 लोगों की भीड़ आपे से बाहर हो जाती है। जय फूलन के अथाह शोर के बीच एक समारोह जैसे कार्यक्रम में फूलन और उसका गैंग गांधी और मां दुर्गा की तस्वीर के सामने अपने हथियार सरेंडर कर देता है। इस समारोह के दौरान स्टेज पर बैठे सीएम अर्जुन सिंह को तो पहले से ही पता था कि फूलन नाम से ही नहीं बल्कि कद से भी एक देवी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, लेकिन आज पहली बार फूलन को भी अपनी प्रसिद्धि का एकदम सही अंदाजा हो रहा था। इधर फूलन सरेंडर करती है और उधर एमपी की अर्जुन सरकार उसके साथ हुई डील से मुकर जाती है। इसके बाद फूलन को एमपी की एक जेल में डाल दिया जाता है जहां वो बिना ट्रायल के पूरे 11 साल बिताती है। इस समय के दौरान उसके गैंग के कई साथी अपनी सजा पूरी कर जेल से बाहर भी आ जाते हैं। 1994 की शुरुआत में फूलन को भी आखिरकार जमानत मिल ही जाती है और जब वो जेल से बाहर निकलती है तो एक विशालकाय जनसमूह भव्य स्वागत करने के लिए उसका इंतजार कर रहा होता है। जेल के बाहर इकट्ठा इन हजारों लोगों से अपनी जय जयकार सुन फूलन को समझ में आ जाता है कि ऊपर वाले ने उसके लिए उसका अगला रास्ता चुन लिया है, रास्ता जो चुनावों के गलियारों से होते हुए सीधा संसद तक जाता है। फूलन को जेल से बाहर आए पूरा 1 साल होने वाला था। देश की ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां उसे टिकट देने के लिए अपने दोनों हाथ जोड़े खड़ी थीं। प्रदेश में सपा की मुलायम सिंह सरकार थी और ये सरकार उसको ललचाने के लिए उसके ऊपर पेंडिंग सभी केसेस को रद्द कर देती है। बंद दरवाजे के पीछे हुई इस डील के अनुसार मुलायम सिंह ने तो अपना वादा पूरा कर दिया था और अब फूलन भी अपनी बात रखते हुए ढोल बताशों के बीच समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाती है। अगले साल देश में 11वें लोकसभा चुनाव होते हैं। सपा की तरफ से फूलन को मिर्जापुर की सीट से मैदान में उतारा जाता है और अपार प्रसिद्धि के घोड़े पर सवार ये पूर्व डकैत बड़ी आसानी से चुनाव जीत दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र की लोकसभा के अंदर पहुंच जाती है। दुनिया नए मिलेनियम में प्रवेश कर चुकी थी और फूलन को राजनीति में आए 6 साल का समय हो चला था। वो दूसरी बार मिर्जापुर से चुनाव जीत सांसद की कुर्सी पर आसीन थी और अब उम्मैद सिंह नामक एक व्यक्ति से शादी कर नई दिल्ली के एक सरकारी बंगले में रह रही थी। जेल से बाहर आने के बाद जो फूलन महिला उत्थान की बातें करती थकती नहीं थी, वही फूलन पिछले 6 सालों में मुश्किल से 6 बार भी अपने क्षेत्र की सुध लेने नहीं गई थी। लेकिन हाँ, इन 6 सालों में उसने 20 करोड़ मूल्य की संपत्ति जरूर खड़ी कर ली थी। बाईस निर्दोष लोगों का कभी दिन दहाड़े खून बहाने वाली फूलन आज अपने जीवन के सबसे अच्छे दौर से गुजर रही थी। कभी बीहड़ के गर्म पत्थरों पर सोने वाली फूलन आज सरकारी बंगले के मखमली गद्दों पर अपनी रातें गुजार रही थी। पुलिस से बचने के लिए कभी तपती धूप में मीलों मीलों पैदल भागने वाली फूलन आज लाल बत्ती की एसी गाड़ियों में घूम रही थी और यही बात कहीं दूर बैठे एक राजपूत नौजवान को अंदर ही अंदर कचोटे जा रही थी। संसद में मॉनसून सत्र चल रहा था। अभी 7 महीने पहले सीमा पार से आए कुछ आतंकियों ने यहां हमला करने का प्रयास किया था और इसी के चलते संसद और आसपास के इलाकों की सुरक्षा को काफी ज्यादा सख्त कर दिया गया था। 25 जुलाई के दिन सुबह का सेशन खत्म हो गया था। दूसरे सांसदों की तरह फूलन भी संसद से बाहर निकलती है और खाना खाने के लिए आज कैंटीन नहीं बल्कि पैदल ही अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देती है। ये देख फूलन का पीएसओ उससे गाड़ी में बैठने का आग्रह करता है तो वो उत्तर देती है, अरे सुबह से एक जगह बैठे बैठे थक गई हूँ, अगर आपको कोई समस्या ना हो तो थोड़ा पैदल चलना चाहती हूँ। ये कहने के साथ ही फूलन पार्लियामेंट के गेट नंबर 12 की तरफ बढ़ जाती है। अशोक रोड स्थित अपने घर के बाहर पहुंच फूलन मेन गेट की तरफ बढ़ रही थी। उसके पीछे पीछे उसका पीएसओ चल रहा था कि तभी फूलन के पीछे एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है। फूलन! फूलन! फूलन!
इस मोटरसाइकिल पर सवार 3 आदमियों में से एक जोर से ये पुकारता है। अपना नाम सुन फूलन पीछे की तरफ मुड़ने लगती है कि तभी वो आदमी अपनी कमर से एक रिवॉल्वर निकालते हुए जोर से चिल्लाता है, ये बहमई का बदला है, बहमई का, बहमई का, बहमई का। ये कहते ही वो आदमी एक के बाद एक कई गोलियां फूलन और उसके बॉडीगार्ड के ऊपर फायर कर देता है। गोलियां लगते ही फूलन नीचे गिरने लगती है और इससे पहले कोई कुछ कर पाता, ये तीनों अज्ञात आदमी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ यहां से गायब हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी की एमपी श्रीमती फूलन देवी, एक पूर्व डाकू जो अपनी पिछली जिंदगी को बहुत पीछे छोड़ एक आरामदायक और आलीशान जीवन जी रही थी। वो फूलन जिसने कभी बहमई गांव में मौत और प्रतिशोध का विकराल तांडव मचाया था। 25 जुलाई की इस दोपहर अपने घर वापस लौटते समय उसके दिमाग में बहमई गांव और वहां मंडराती 22 अशांत आत्माएं दूर दूर तक भी नहीं रही होंगी। लेकिन फिर भी आज अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उसको पता चल गया था कि उसके ऊपर गोली क्यों चलाई जा रही है। 14 फरवरी 1981 के दिन उसने जिन 22 निर्दोषों को मौत के घाट उतारा था, उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। देश की राजधानी में एक सिटिंग एमपी की दिन दहाड़े हत्या हुई थी। देश की राजनीति में एक भूकंप आ जाता है और इसके झटके बीहड़ तक सुनाई पड़ते हैं। दिल्ली पुलिस के ऊपर हर तरफ से दबाव बढ़ने लगता है और पूरे 2 दिनों तक दबिश पे दबिश मारने के बावजूद भी पुलिस इस केस को क्रैक नहीं कर पाती। देश में मचे इस राजनीतिक घमासान के बीच 27 जुलाई 2001 की सुबह एक लड़का देहरादून के एक पुलिस स्टेशन में प्रवेश करता है और कुर्सी पर पसर कर बैठे हुए कांस्टेबल से कहता है, सर जी मुझे एसओ साहब से मिलना है, एक बहुत जरूरी काम है। इस लड़के के मुंह से सुन वो कांस्टेबल उसे कुछ ऐसे देखता है जैसे किसी की और आंखें घुमा के देखना बहुत ज्यादा मेहनत का काम हो। क्यों, क्या काम है? ये कहते ही वो कांस्टेबल दोबारा अपनी नजरें मेज पर पड़ी फाइलों पे टिका लेता है। सर बात तो मैं एसओ साहब को ही बताऊंगा, बहुत बड़ी बात है। इस लड़के के मुंह से सुन उसे बहुत देर तक घूरने के बाद वो कांस्टेबल उससे कहता है, अबे जा भाई जा, वैसे भी साहब अभी थाने में नहीं है, चल निकल यहाँ से, बात तो ऐसा साहब का ही बताऊंगा। इस कांस्टेबल का ये बर्ताव देख वो लड़का पहले तो स्टेशन में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाता है, यहाँ मौजूद एक एक पुलिस वाले को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखता है और फिर अचानक अपना पूरा जोर लगा के चिल्लाता है, मेरा नाम शेर सिंह राणा है और मैंने फूलन को मारा है, फूलन को मारा है। इस स्टेशन में मौजूद हर पुलिस वाला सन्न रह जाता है और वो कांस्टेबल तो अपनी कुर्सी से मानो गिर ही पड़ता है। एसओ साहब जो थाने में नहीं थे तुरंत अपने कमरे से बाहर निकल कर आते हैं और कुछ क्षण इस लड़के का मुंह ताकने के बाद उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं। देहरादून के डीएवी कॉलेज में पढ़ रहे इस लड़के का असली नाम था पंकज राणा। इसका जन्म रुड़की के एक जमींदार परिवार में हुआ था। बचपन में ये बहुत मोटा ताजा था, इसलिए ताऊ वीरेंद्र सिंह ने प्यार से इसे शेर सिंह बुलाना शुरू कर दिया था, एक नाम जो अगले दिन की सुबह होते होते पूरे देश को पता चलने वाला था। कॉलेज की पढ़ाई कर रहे इस लड़के ने बचपन से ही बहमई नरसंहार की कहानी सुनी हुई थी और इसको ये बात हजम नहीं हो पाती थी कि 22 लोगों की कातिल एक डाकू जिसके ऊपर कभी पुलिस ने 50,000 रुपए जिंदा या मुर्दा इनाम घोषित किया हो, ऐसी एक महिला जेल की जगह देश की संसद में जाकर कैसे बैठ सकती है। गलत तो इस देश में बहुत लोगों के साथ होता है, तो क्या उनको भी बंदूक उठा निर्दोष लोगों का खून बहा देना चाहिए? एक तरफ तो इस देश की ना जाने कितनी माएं बॉर्डर पर अपने बेटों को न्यौछावर करने के बाद मुट्ठी भर मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाती रहती हैं, लेकिन हमारा सिस्टम उनकी कोई सुध नहीं लेता। और वहीं दूसरी तरफ इसी सिस्टम ने एक निर्दयी डाकू को अपनी पलकों पर बिठाया हुआ है। अगले दिन दिल्ली पुलिस की एक टीम शेर सिंह को लेकर दिल्ली आ जाती है और उसके अगले दिन हॉस्पिटल में भर्ती फूलन के पीएसओ का बयान भी दर्ज करवा लिया जाता है।
23 अक्टूबर के दिन दिल्ली पुलिस शेर सिंह राणा समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है, जिसके बाद शेर सिंह राणा को पहले रिमांड और फिर न्यायिक हिरासत के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। पंकज उर्फ शेर सिंह राणा को तिहाड़ जेल के हाई रिस्क वार्ड में रखा जाता है और उसे जो सेल दी जाती है उसमें शेखर नाम का एक कैदी पहले से ही रह रहा था। इस जेल की सलाखों में इतना फौलाद नहीं है कि मुझे ज्यादा दिनों तक रोक पाए। ये तिहाड़ जेल में शेखर से मिलने के बाद शेर सिंह के मुंह से निकलने वाले सबसे पहले शब्द थे। शेर सिंह के ऊपर रुड़की में भी एक मुकदमा चल रहा था, जिसके चलते उसे हर कुछ महीनों में ट्रेन से रुड़की की एक कोर्ट ले जाया जाता था और इस यात्रा के दौरान उसके साथ हर बार दिल्ली पुलिस के कुछ सिपाही भी होते थे। पिछले लगभग 2.5 साल से जेल में बंद शेर सिंह आज की सुबह ठीक 5 बजे उठ जाता है, नहा धोकर तैयार होता है, अपने सेलमेट शेखर को कसकर गले लगाता है और फिर अपना बैग ले जेल के ड्यूटी एरिया की तरफ बढ़ जाता है, जहां से कोर्ट पेशी पर जाने वाले कैदियों को बाहर भेजा जाता था। वार्डन साहब, मेरा गेट पास आ गया क्या? नाम क्या है तेरा? तिहाड़ में नया नया आया ये वार्डन जैसे ही शेर सिंह से पूछता है तो वहां मौजूद दूसरे कैदियों की हंसी छूट जाती है। बहुत हंसी आ रही है सालो तुम्हें, अपने बाप की शादी में आए हो क्या? नहीं साहब, वो बात नहीं है, बस क्या है क्या शेर सिंह को जेल में एसपी से लेके सफाई करने वाले तक सब जानते हैं। इन कैदियों के मुंह से सुन वार्डन और ज्यादा चिढ़ जाता है। क्यों, प्रधानमंत्री है ये? तेरा गेट पास आ गया है लेकिन अभी बैठा रहे। उधर 6:30 बज चुके थे और यहाँ अभी तक शेर सिंह को गेट की दूसरी तरफ नहीं भेजा गया था। घड़ी को घूरते हुए जोर जोर से अपनी टांगे हिला रहा शेर सिंह एक बार फिर उस वार्डन से पूछता है, वार्डन जी क्या बात है, आज इतना टाइम क्यों लग रहा है? अबे मुझे क्या पता, मैं भी तो यहाँ तेरे साथ ही बैठा हूं ना। बाहर से ऑर्डर आएगा तो मैं दरवाजा खोल के तुझे भेज दूंगा। अब आराम से बैठ जा मेरे बाप। इस समय शेर सिंह को हर बीतता क्षण एक युग जैसा प्रतीत हो रहा था कि तभी ड्यूटी एरिया के दरवाजे पर एक दस्तक के साथ आवाज आती है, शेर सिंह को भेज दो। ये कहने के बाद गेट में बनी एक छोटी सी खिड़की से गार्ड उस वार्डन को कुछ कागज पकड़ाता है और जब ये वार्डन इन कागजों को पढ़ता है तब जाकर उसे समझ में आता है कि ये शेर सिंह राणा आखिर है कौन। शेर सिंह भाई, कोई गलती हो गई हो तो यार दिल में मत रखना, भूल चूक माफ कर देना। ये कहते हुए वार्डन दरवाजा खोलता है और शेर सिंह राणा बाहर निकल जाता है, जहां दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल्स उसे रुड़की ले जाने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। ये दोनों पुलिस वाले शेर सिंह के साथ ऑटो में बैठ तिहाड़ जेल से निकल जाते हैं और कुछ किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद ऑटो से नीचे उतर उसी काली एसयूवी में बैठ जाते हैं जिससे वो थोड़ी देर पहले जनकपुरी में C4 पार्क के बाहर उतरे थे। गाड़ी में बैठते ही ये दोनों पुलिस वाले अत्यंत फुर्ती से अपनी वर्दी उतार सादे कपड़े पहनते हैं और एक बार फिर से ये गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी के रुकते ही शेर सिंह इन दोनों आदमियों को कस के गले लगाने के बाद इनसे कहता है, सुनील तू मेरे साथ चल और संदीप तू ये गाड़ी, कोर्ट पेपर्स, हथकड़ी सब कुछ अपने साथ ले जा और हाँ इन सबको जला के गंगा जी में बहा देना। यूपी के मुरादाबाद में कुछ दिन अंडरग्राउंड रहने के बाद शेर सिंह कलकत्ता के रास्ते ढाका जाता है और फिर ढाका से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। दिल्ली की जेल से भागकर अफगानिस्तान पहुंचा रुड़की का ये राजपूत यहां घूमने नहीं बल्कि अपनी दूसरी प्रतिज्ञा पूरी करने आया था। जब से शेर सिंह ने यह पढ़ा था कि अफगानिस्तान में उसके पूर्वज पृथ्वीराज चौहान की समाधि के साथ क्या अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, तब से ही वो उनकी अस्थियां भारत वापस लाना चाहता था और आज अपने इस उद्देश्य को भी पूरा करने का समय आ चुका था। काबुल में 3 महीने बिताने के बाद शेर सिंह आखिरकार कंधार में पृथ्वीराज चौहान की समाधि ढूंढ ही लेता है। यहाँ वो देखता है कि सम्राट चौहान की समाधि के पास ही मोहम्मद गौरी की मजार भी बनी हुई है और उसे देखने आए लोगों के लिए पृथ्वीराज चौहान की समाधि पर जूते मारना अनिवार्य है। ये देख शेर सिंह राणा का खून खौलने लगता है। कई दिनों तक इस इलाके की रैकी और आसपास के एंट्री एग्जिट रूट्स का गहन अध्ययन करने के बाद एक रात वो पृथ्वीराज चौहान की समाधि से उनकी अस्थियां निकाल यहां से गायब हो जाता है।
इसके बाद शेर सिंह एक बार फिर बांग्लादेश वापस आ जाता है, जहां वो अब तक एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले चुका था। और इसी दौरान उसे दिल्ली पुलिस के एक बहुत बड़े ऑफिसर का फोन आता है, ऑफिसर जिसे शेर सिंह को पकड़ने का जिम्मा सौंपा गया था। देखो शेर सिंह, अब तुम सरेंडर कर दो। मुझे पता है कि तुम बांग्लादेश में हो और मैं चाहता तो अब तक तुमको कई बार पकड़ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत ही नेक काम के लिए जेल से भागे थे। इस ऑफिसर के मुंह से ये सुन शेर सिंह हंसने लगता है। अरे साहब, ये सही है, मुझे पकड़ नहीं पाए तो कह रहे हो कि जानबूझकर नहीं पकड़ा। शेर सिंह की बात खत्म होते ही पहले तो वो ऑफिसर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और फिर उसे कलकत्ता और बांग्लादेश में उन जगहों और लोगों के नाम गिनवाता है जिनके पास वो अफगानिस्तान जाने से पहले छिपा हुआ था। ये सुन शेर सिंह को विश्वास सा होने लगता है कि ये ऑफिसर ऐसे ही हवाई बातें नहीं कर रहा। ठीक है सर, मैं आपको वचन देता हूं कि जिस दिन मैं यहां से कलकत्ता आऊंगा सबसे पहले आपको ही फोन करूंगा, आप मुझे गिरफ्तार करने आ जाना। 17 मई के दिन शेर सिंह राणा बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस कर कलकत्ता पहुंच जाता है, जहां दिल्ली पुलिस का वही ऑफिसर अपनी टीम के साथ उसका इंतजार कर रहा था। शाम के ठीक 7 बजे उसे गिरफ्तार कर पहली फ्लाइट से दिल्ली लाया जाता है। अगले दिन शेर सिंह को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाना था और जब दिल्ली पुलिस उसको ले कोर्ट पहुंचती है तो हजारों का जनसमूह उसकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ता है। बिल्कुल वैसा ही जनसमूह जैसा कभी भीड़ में फूलन की एक झलक पाने के लिए उमड़ा था।